खबर मिली जहां पर नए सीएस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल 31 जनवरी को सीएस एसएस संधू रिटायर हो रहे हैं। अब ये बात उठ रही है कि क्या यूपी की तर्ज पर सीएस एसएस संधू को सेवा विस्तार मिलेगा या फिर एसीएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी मिलेगी। राधा रतूड़ी के पास भी सिर्फ 2 महीने का समय और इसी साल मार्च में राधा रतूड़ी रिटायर होंगी। तो बताते चले आपको, नए सीएस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को सीएस एसएस संधू जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अब बात ये उठ रही है कि क्या यूपी के तर्ज पर ही सीएस एसएस संधू को सेवा विस्तार मिलेगा या फिर एसीएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी मिलेगी। और राधा रतूड़ी के पास भी सिर्फ 2 महीने का समय है। और हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि नए सीएस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि यूपी के तर्ज पर विस्तार आगे मिल सकता है, सेवा विस्तार? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, नए सीएस को लेकर जो लगातार चर्चाएं उठ रही हैं, अब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 31 जनवरी को सीएस एसएस संधू जो है वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी बात सामने आ रही है कि क्या 31 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं एसएस संधू, तो क्या यूपी की तर्ज पर सेवा विस्तार मिलेगा और या फिर एसीएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी मिलेगी। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर गिरिया गांव में एक मकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है और आग में मकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत इस बात की रही है कि समय रहते सभी लोग मकान से बाहर निकल गए हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं। गिरिया गांव में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग की लपटें लगातार उठ रही हैं और इससे लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। एक मकान में भीषण आग लगी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग का तांडव देखने को मिला और आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो रुद्रपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन धमाका भी की आवाज जो है वो भी आपको यहां पर सुनाई दे रही है। तो रुद्रप्रयाग से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक गांव के मकान में भीषण आग लगी है और गिरिया गांव में ये आग का तांडव देखा जा सकता है। हालांकि जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तो रुद्रप्रयाग से ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तरकाशी में अपर यमुना वन प्रभाग में गुलदार का आतंक है। यहां पर बड़कोट के कृष्णा गांव के पास बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया है, जिसमें कि बाइक सवार घायल हो गया है। वहीं पर गुलदार के हमले के बाद भी युवक ने बाइक नहीं रोकी, जिससे युवक की जान बच गई। गुलदार क्षेत्र में अब तक 3 लोगों को घायल कर चुका है। वहीं पर लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की है। घायल युवक का सीएचसी में इलाज चल रहा है। बेटा मारा तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं। अगर गाड़ी रोकती या फिर गाड़ी गिर जाती तो शायद कुछ ज़्यादा अनहोनी होने का हो सकता था कि ज़्यादा कुछ दिक्कत आती, पर मैंने गाड़ी रोकी नहीं। उसने झपटा मारा, मैं सीधे चलता रहा। तो जो भाटिया का रैन बसेरा है उससे आगे जब हम बढ़े तो जहाँ से ढलान आती है थोड़ा, तो हमारी बाइक आराम से चल रही थी। नीचे से सीधा झपटा और भाई जी के पैर पे उसने दांत मार दिए। उसके बाद जो है हम आराम से चल रहे थे, हमने बाइक नहीं रोकी क्योंकि हमें पता था कि ये दोबारा काटने पड़ेगा।
नगर निगम कोटद्वार में 1.5 करोड़ के गबन के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम में लिपिक के पद पर तैनात पंकज ने ठेकेदार के साथ मिलकर फर्जी बिल और नगर आयुक्त के फर्जी साइन कर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार है। वहीं मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गैंग बनाकर सरकारी धन का गबन करने के आरोपों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। नगर निगम में जो सरकारी पैसा है उसके गबन को लेकर 3 केस रजिस्टर हुए थे पिछले वर्ष, और जिनमें जो गबन है वो बड़े स्तर पर होना पाया गया। तो इस संबंध में 7 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और कल ये केस दर्ज करने के बाद अब इस पर विवेचना जारी है। अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो पूरे पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। वहीं उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। गंगा घाटी में झील झरने सब जम गए हैं। वहीं पर केदार गंगा नदी का पानी भी जम गया है। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दूभर हो गया है। ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से है, जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन दोनों मरीजों पे, इन दोनों वर्गों के मरीजों में ये जो ठंड का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, सावधान रहें। आवश्यकता अनुसार कंबल वितरण करें और अलाव जलाने की कार्रवाई करें जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए उनको आवश्यक धनराशि भी दी गई है। और यदि कहीं ऐसी कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पहाड़ में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। झरने और पानी के स्रोत जम चुके हैं। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोग बारिश और बर्फबारी की राह देख रहे हैं, ताकि सूखी ठंड के अटैक से थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर की रिपोर्ट। ऋषिकेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के साथ कोहरे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। रत्नागिरी ऋषिकेश ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिसके चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर जाने वाली गाड़ियां भी इक्का दुक्का नजर आ रही है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। जनवरी का पहला हफ्ता भी जाने को है और लेकिन बर्फबारी नजर नहीं आ रही है। इस बार मौसम के मिजाज में पूरे साल बदलाव दिखा है, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है ग्लेशियरों पर दिख रहा है, जो कि टूट रहे हैं। हालात यह है कि ग्लेशियर गलने से धरती पर बर्फ वाले वायरस मौत की तबाही ला सकते हैं। ग्लेशियरों की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी बर्फबारी पहली शर्त है, लेकिन इस सीजन में ऐसा देखने को मिला ही नहीं है। हालात ये कि जाड़ों में हिमालय रेंज में बर्फबारी नहीं के बराबर हुई।
जबकि बरसात के सीजन में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले थे। ऐसे में हिमालय में मौजूद सभी ग्लेशियरों की स्थिति तेजी से बदल रही है। हालात ये कि ज्यादा बारिश और कम बर्फबारी के कारण ग्लेशियर गलने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, भविष्य के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। पुल जो हमारा हिमालय है वहाँ का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी आने वाले समय में। ग्लेशियर चटकेंगे उनकी नंबर बढ़ेगा और ग्लेशियर जब बढ़ेंगे नंबर्स तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का और हिमालय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब आपको असल हालात दिखाते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 86 सालों में 1700 मीटर पीछे खिसक गया है। हालात तो हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जहां 2001 से 2006 तक 7 मीटर पीछे हर साल खिसक रहा था, तो वहीं 2017 से 2023 तक ये रफ्तार हर साल 34 मीटर तक जा पहुंची है। यही हाल हिमालय के अन्य ग्लेशियरों का भी है। जानकारों की माने तो जाड़ों की सीजन में बर्फबारी का ना होना ग्लेशियरों के लिए काफी खतरनाक संकेत है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से दिन का तापमान भी 2 डिग्री तक बढ़ गया है। अगर बर्फ नहीं होगी तो हमारे जो पानी के स्रोत हैं उनकी रिचार्जिंग नहीं होगी, और साथ में जो है जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में अगर इस प्रकार से अगर प्रेसिपिटेशन होता है, स्नोफॉल होता है, तो उनको भी जो है एक प्रकार से वो रिवाइव होने के जो है उनके पूरे चांसेस बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि ग्लेशियरों के गलने से बर्फ में दफन वायरस धरती पर एक्टिव हो सकते हैं, और यही नहीं, ये वायरस इंसानी जिंदगी के लिए खासे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि हिमालय रेंज में पर्यावरण में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लिया जाए ताकि भविष्य के संकट पर काबू पाया जा सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 4 धाम शीतकालीन पूजा स्थलों की यात्रा का असर होने लगा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव के आयोजन की तैयारी है। इसके साथ ही शीतकालीन पूजा स्थलों का भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार ही की पर्यटन विभाग की योजना है। उत्तराखंड स्थित 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में से अधिक यात्री आए, इसके लिए पर्यटन विभाग योजना को आकार देने में लगा हुआ है। गुरुवार को सचिवालय और पर्यटन सचिव साथ ही उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत के पदाधिकारियों की बैठक में इसकी रूपरेखा बनाई गई। जाए कि शीतकाल में भी यहाँ पर पूजा की जाती है, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो शीतकालीन पूजा स्थलों का। इसके साथ ही आगामी दिनों में पर्यटन विभाग और 4 धामों के तीर्थ पुरोहित मिलकर के 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव का आयोजन करेगा। इसकी तिथि की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। कि अभी हमने जो 27 दिसंबर से माननीय हमारे जो शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी अगुवाई में ये यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया है। उसके लिए हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन भी आप शुरू करिए, और रजिस्ट्रेशन अगर होने लगेंगे तो एक मैसेज जाएगा आपके द्वारा, सरकार के द्वारा भी, और धार्मिक लोग तो इसके लिए तैयार हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को हम और अच्छा बनाएं और सभी लोग शीतकाल में 4 धाम के जो शीतकाल हमारे जो स्थल है वहाँ पर आएँ और दर्शन करें। और अयोध्या धाम से आए अक्षत कलश का चमोली पहुंचने पर ग्रामीणों ने डेरा डोल दमाऊ के साथ भव्य स्वागत किया है। नौटी में कलश यात्रा निकालकर भव्य स्वागत भी किया गया है। ग्रामीणों ने कीर्तन भजन करते हुए रथ यात्रा निकाली और कीर्तन भजन के साथ ही भगवान श्री राम का जयकार भी लगाया है। इस दौरान पूरा नौटी क्षेत्र राम जी भक्ति में सराबोर रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर देश भर के दूसरे धर्म स्थलों पर दिवाली जैसा नजारा होगा और इस दिन हरिद्वार में हर की पैड़ी को भी दिवाली की तरह सजाया जाएगा और आतिशबाजी होगी। हर की पैड़ी का प्रबंधन देखने वाली संस्था जो है वो श्री गंगा सभा ने इसके लिए ऐलान भी किया है। 22 जनवरी को हर की पैड़ी दियों की रोशनी से जगमग होगी और भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए गंगा सभा ने हरिद्वार के व्यापारी संगठनों से भी सहयोग की अपील की है।
उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से प्रदेश का कोई भी बच्चा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित नहीं हो पाया है। फाइल की लेट लतीफी और जिम्मेदारी नहीं लेने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में और जल्द अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। हालात ये है कि ना शिक्षा विभाग और ना महिला बाल कल्याण विभाग और ना ही पुलिस से लेकर जिला प्रशासन ने 6 से 18 साल के ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई है जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजे जा सके। सिर्फ लेटर इधर से उधर घूमते रहे हैं और इसलिए अब सीएम धामी ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द ही जिम्मेदार अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जबकि अफसरों का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, यानी सिर्फ चिट्ठी लिखकर अपने काम को अधिकारी सही बता रहे हैं। प्रकरण सभी ध्यान में आए हैं और जहां पर भी इस प्रकार की चीजें आई हैं उन सब का उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा और हमारा है कि नो पेंडेंसी रखी जाए, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। ये बाल कल्याण परिषद को भेजना था और सीओज को हमने सबको पत्र लिखे हैं और मुझे लगता है कि सीओज ने भी सभी जगह पत्र लिखे होंगे। अब अगर बच्चों के कोई नाम नहीं आए हैं तो क्या कारण रहा होगा? क्या कोई बच्चा ऐसा था ही नहीं कि जिसने वीरता के जैसा कोई काम किया हो? तो इसमें हम सीओज से पूछ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सरकार विधानसभा के 2 अलग अलग सेशन बुलाने जा रही है। पहले सेशन में यूसीसी तो दूसरे सेशन में सरकार बजट पास करेगी। खुद सीएम धामी ने सेशन की बात पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, इस सवाल से अब करीब करीब पर्दा उठ चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार विधानसभा के 2 अलग अलग सेशन बुलाने जा रही है। एक सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण विधेयक पास कराया जाएगा। सूत्रों की माने तो इसके लिए सरकार 22 जनवरी के बाद कभी भी विधानसभा सेशन आहूत कर सकती है। दूसरा सेशन 15 फरवरी के आसपास बुलाया जा सकता है, जिसमें 2024 का बजट पास किया जाएगा। कार्यों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो सत्र गया है उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इस नाते कंटिन्यूएशन में ये सत्र है और उसके बाद फिर हम लोग अपना बजट सत्र लाएंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी परिस्थिति यदि ठीक ठाक रहेगी तो इन दोनों में से एक सत्र हम लोग एब्सेंट में लेंगे। परिस्थिति, ठंड और ये सारी चीजों को देखते हुए यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण को लेकर होने वाला सेशन करीब 4 दिन का हो सकता है। इसके साथ ही या तो यूसीसी या फिर बजट, दोनों में से एक सेशन गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सीधा सीधा संकेत है कि हमारे सरकार की मंशा शायद क्षैतिज आरक्षण हो क्या यूसीसी हो, उसको लेकर बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत साफ है और शीघ्र ही सत्र होगा और ये दोनों जो है उसमें पास होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड रहने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट और इसको लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने 7 मोर्चों को सक्रिय कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी तय करने से लेकर भू कानून, यूसीसी जैसे मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड को मोर्चे अब जनता के बीच लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे पहला टारगेट है वो 23 सीटें, जहां बीजेपी 2022 में विधानसभा चुनाव हारी थी। अब अपने सभी 7 मोर्चों को बीजेपी ने सक्रिय करते हुए उन सीटों पर जनसभा, सम्मेलन और रैली करने का मन बनाया है। बीजेपी संगठन का पहला एजेंडा है लोकसभा की 5 सीटें हर हाल में जीतना और इसमें मोर्चों को जिम्मेदारी रहेगी कि वो जनता के बीच सरकार द्वारा अब तक के लिए फैसलों को लेकर जाएं। महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चों को पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी है। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं, उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। देहरादून में बीजेपी की 3 सेशन में हुई मीटिंग में मोर्चों के पदाधिकारी अलग अलग मीटिंग भी करते नजर आए।
जिन्होंने अपने अब तक के कार्यक्रमों का विश्लेषण किया। साथ ही मीटिंग में ये भी तय हुआ कि विपक्षी दलों की रणनीति को जनता को बताया जाए और इसके लिए हर जिले में बीजेपी अपने सम्मेलन का दूसरा चरण फरवरी में करेगी। हमने सभी मोर्चों को उनके कार्यक्रम की तिथि, उसके स्वरूप का मोर्चे के अध्यक्षों द्वारा भी हमारे सामने विषय रखा गया और उसको ध्वनि मत से आज की बैठक में पारण भी हुआ है। मुख्य रूप से जो विषय आज के परिप्रेक्ष्य में विरोधी दल द्वारा चलाए जा रहे हैं वो एक भ्रमित करने के उनके कुछ बिंदु हैं। उन भ्रमित बिंदुओं को भी किस प्रकार से उत्तर देना है, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में विषय रखा है। तो उसमें जो हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हमारे, उस पर चर्चा हुई और आगामी हमारे क्या क्या कार्यक्रम है उन पे चर्चा हुई है। बीजेपी का लक्ष्य है कि विपक्ष की रणनीति को फेल करने के साथ ही सरकार की तरफ से लिए गए स्टैंड को जनता के बीच रखा जाए, जिससे लोकसभा में सभी 5 सीटें